फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने लिया है नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लोबलाइजेशन एनहांसेस द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ऑल आर करेक्ट। बताइए। क्या होगा आंसर? आप ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो समझते होंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इसमें जो होल वर्ल्ड है उसको ओपन कर दिया सभी के लिए, एंटायर वर्ल्ड की इकॉनमी के लिए, कि वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करें, एक दूसरे की कंट्री में जाके अपने बिजनेस को रन करें। तो देखिए, जब इस तरह की डीलिंग होगी तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर तो क्या होगा? लेबर का फ्लो होगा, कैपिटल का भी फ्लो होगा एंड टेक्नोलॉजी का तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जहाँ लेबर अच्छी मिलेगी वहाँ से वो अदर कंट्री वाले भी उस लेबर को चाहेंगे कि वो लेबर हमारे पास आ जाए। सेम ऐसे ही कैपिटल है, उसको लगेगा कि हमारे पास इनफ कैपिटल है तो दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगी। और टेक्नोलॉजी में भी यही होगा कि जब उनको लगेगा, जैसे कि जापान है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अदर कंट्री चाहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी आए। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्स, जिसको हम ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड होता है हमारा ट्रिम्स, जिनको ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपको बताना है ये किससे एसोसिएट करता है। प्रेस्टन प्रपोजल, डंकेल प्रपोजल, चैल्तिया कमेटी या फिर रंगराजन कमेटी। बताइए। ये ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो है, जब हम WTO की बात करते हैं तो ये वहाँ पर आते हैं। ये बेसिकली इसलिए लाए गए थे जिससे कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसको वहाँ पे उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डंकेल प्रपोजल के थ्रू ये आए गए थे। ऑथर डंकेल ने एक्टिव पार्ट लिया था उरुग्वे राउंड में, जहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी हमने बात की थी ट्रिप्स की, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करती है, उसमें बताना है क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है। फर्स्ट है पेटेंट एंड डिज़ाइन, सेकंड है ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, थर्ड है लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड फोर्थ है ऑल आर करेक्ट। बताइए। देखिए, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है वो प्रॉपर्टीज़ रियल की नहीं होती हैं, वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करने का राइट देती हैं। यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं की गई हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, वो होती है इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन। ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये पेटेंट एंड उसकी जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करती है, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट की बात करती है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल ऑफ लेडिंग, आपने इंटरनेशनल ट्रेड में ये वर्ड सुना होगा। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो कौन इश्यू करती है, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये समझ लीजिए, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो उन्हें पूछना ही है। फर्स्ट है शिपिंग कंपनी, एजेंट ऑफ द इंपोर्टर, कैप्टन ऑफ द शिप या फिर कस्टम ऑफिसर। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शिपिंग कंपनी। बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी के द्वारा इशू की जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल आइटम बताया गया है, इसमें से कौन सा है? सॉफ्टवेयर, आयरन और कॉटन या स्पाइसेस।
आपको पता है इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए वहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम में कंसिडर किया गया है ऑप्शंस में से, वो है हमारा सॉफ्टवेयर, जबकि ये तीनों हमारे ट्रेडिशनल आइटम में कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बिल ऑफ लेडिंग क्या है? ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन शिपिंग कंपनी एंड एक्सपोर्टर। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस का, या फिर एक डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाई करता है रिसीप्ट्स ऑफ गुड्स बाय द कंपनी, या फिर इनवॉइस इशूड बाय द काउंसिल ऑफ इंपोर्टिंग कंपनी। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको? अभी हमने पहले भी पढ़ा था बिल ऑफ लेडिंग कौन इश्यू करती है? शिपिंग कंपनी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट विच सर्टिफाइज द रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स बाय द कंपनी। कंपनी की मैं यहाँ पर आप शिपिंग कंपनी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेड रिपार्टीशन इफेक्ट ऑफ द बॉर्डर यूनियन डिड। ये किसने दिया था ट्रेड रिपार्टीशन इफेक्ट? जे विनर ने, जे आर मेंडेल ने, बी ओलिन ने, या फिर जे कूपमैन ने? आंसर करिए। देखिए ये जो इफ़ेक्ट है अभी आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इस इफ़ेक्ट को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में लेकिन पूछा गया था, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए अभी स्टैटिक क्वेश्चन की तरह। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये दिया था जे विनर ने, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। बताइए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो क्या रेगुलेट नहीं करता? एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, मेडिकल नेग्लिजेंस, या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग? देखिए कंपटीशन एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो कंपटीशन एक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में डील करता है, बाकी सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में ये बात नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड MRTP। अब इसमें से कौन सा एक्ट है जो MRTP को जिसने रिप्लेस किया? कंपटीशन एक्ट, FRBM एक्ट, फेमा एक्ट, या फिर फेरा एक्ट? आंसर करिए। देखिए MRTP की जो फुल फॉर्म है उसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि हमारा 1969 में आया था। इसको रिप्लेस करता है हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और अगर हम फेमा की बात करें तो इसको रिप्लेस किया था फेरा ने, फेमा की जगह आ गया फेरा, ठीक है। फेमा की होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेरा की होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इन्फोर्स इन द ईयर 2000, 2001, 2003 एंड नन ऑफ दीज। बताइए कब इन्फोर्स में आया था कॉम्पिटिशन एक्ट हमारा? देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाए। अभी हमने डिस्कस किया, ये आया था हमारा 2002 में, ठीक है। और कॉम्पिटिशन एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? MRTP एक्ट 1969 को। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनियन द ट्रेड यूनियन एक्ट, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड? बताइए जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, उसमें जब हम ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 5, 7, 6, वो 5, 7, 9 या फिर 11? ये हटा दीजिए यूनियन, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926।
देखिए इसमें जो रजिस्टर्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है या मिनिमम नंबर है वो है हमारे 7। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, तभी हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हमारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, द मेन पैट्रन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या फिर IDA। मेन पैट्रन इंटरनेशनल ट्रेड का क्या है? देखिए हम मेन पैट्रन की बात करें या कस्टोडियन की बात करें इंटरनेशनल ट्रेड के रेफरेंस में, तो वो हमारा होता है WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। WTO इस्टेब्लिश्ड हुआ था हमारा 1995 में, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था, यानी कि जब ये रजिस्टर हुआ था तभी इंडिया इसका मेंबर बन गया था। और WTO ने किसको रिप्लेस किया था? GATT को, GATT, GATT को इसने रिप्लेस किया था। और ये इससे पहले ये एक जर्नल एग्रीमेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है जो। और अगर आप इसकी बात करें तो ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें WTO की, तो WTO के 164 मेंबर हैं, इसको याद रखिए, मेंबर भी पूछ लिए जाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है WTO का, ठीक है। तो ये अदर इन्फॉर्मेशन थी, आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज का मेथड नहीं है? बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, हुंडी या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। बताइए। क्या होगा, क्या लगता है आंसर? देखिए याद रखिए, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन ट्रेड की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट और हमारा टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। हुंडी नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हुंडी जो है वो हमारा लोकल मार्केट में यूज़ की जाती थी, वो भी पहले के ज़माने में। अब हुंडी भी लोकल मार्केट से हट गई है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स वॉज रिप्लेस्ड बाय। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। WTO, MTA, IBRT या IMF। अभी अभी मैंने आपके संग डिस्कस किया, बताइए आंसर। क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 WTO, क्योंकि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स की बात हो रही है। ये हो गया हमारा GATT रिप्लेस किया गया WTO के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है FIPV की। F से है फॉरेन, I से है इन्वेस्टमेंट, P आपको बताना है, P से क्या होगा, B से है बोर्ड। तो क्या होगा P से? पैकिंग, पब्लिक, प्रमोशन या फिर प्राइवेट। बताइए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 प्रमोशन। फुल फॉर्म होती है इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जाने, तो इसका जो फंक्शन होता है वो सिंगल विंडो अप्रूवल देना होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो कि इंडिया में है। और ये जो अप्रूवल है ये उनके द्वारा दिया जाता है जो कि ऑटोमेटिक रूट से अलाउ नहीं होते हैं, यानी ऑटोमेटेड रूट से जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं ये उनको अलाउ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टर पार्टी इज़ यूज्ड। अब चार्टर पार्टी किसके द्वारा यूज़ की जाती है? एक्सपोर्ट ट्रेड में, इंपोर्ट ट्रेड में, इंटरनेट ट्रेड में या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। क्या आप जानते हैं चार्टर पार्टी क्या होता है? देखिए चार्टर पार्टी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड में यूज़ किया जाता है। और जब हम गुड्स को शिप करते हैं अब्रॉड के लिए लार्ज क्वांटिटी में, तो वहाँ पर एक फेयर दिया जाता है
होल शिप के लिए, ठीक है। अब ये होल शिप का जो ट्रेड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक तो उनको वो चीप पड़ता है, ठीक है, सस्ता हो पड़ता है, तो वो होल शिप का फेयर देते हैं। तो इस एग्रीमेंट के लिए वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाते हैं जिसको चार्टर पार्टी बोला जाता है। ये शिपिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो वो पार्टी का नाम होता है, उसमें उनकी सारी डिटेल होती हैं, शिप रेंटल टर्म्स होते हैं, शिप को रेंट करने में जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन आपस में डिस्कस करी हैं वो, साथ ही साथ गुड्स की डिटेल होती है जो शिप के द्वारा लोड की जा रही हैं, और अमाउंट जो अगर उन्होंने हायर किया है तो उसका अमाउंट, या फिर फेयर है तो वो अमाउंट, और साथ में वो पेमेंट किस तरह से करेंगे वो मोड भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा इन एक्सपोर्ट ट्रेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग लीगली ऑन 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1999, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए WTO ने अपनी जो फंक्शनिंग है लीगली कब स्टार्ट की थी? देखिए इन्होंने अपनी जो वर्किंग स्टार्ट की थी वो की थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। नेक्स्ट देखिए, सार्क सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड एट, सार्क का जो सेक्रेटरीट है या फिर हम बोल सकते हैं जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान, भूटान, इंडिया या फिर नेपाल? देखिए पहले तो सार्क की आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डेफिनेशन या हम बोल सकते हैं फुल फॉर्म, उसको नोट कर लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और जो सार्क है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका नेपाल में है, और अगर हम बात करें तो इसके 8 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्व्स थे, ठीक है। और यहाँ पर सारा हो गया, इसकी जो बात करें नेपाल में काठमांडू में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, आसियान का कौन सी कंट्री यहाँ पे मेंबर नहीं है? सिंगापुर, ब्रुनेई, जापान, थाईलैंड? आसियान की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। ये हमारा जकार्ता में है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो अगर नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लीजिए, 8 अगस्त 1967 को इसकी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस एंड वियतनाम। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सी नहीं आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जापान इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 2 इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अब आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। IMF एंड IDA, IBRD एंड IFC, IDA एंड ADB, या फिर IMF एंड RBRD? आंसर करिए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, IMF एंड IBRD। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट हुई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, इसलिए इन दोनों को ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम ईयर की बात करें तो वो था हमारा 1944, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, अभी हमने जो
बात की थी IBRD की, उसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, हु गेव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल। एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्सर ओलिन या फिर विलियम पैटी। देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यानी कि ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि जिसके पास जिस भी चीज़ का एडवांटेज होता है वो उसको अदर कंपनी को अदर कंट्री को सेल आउट करने के बारे में सोचती है, या फिर वो ये देखती है कि एक्स प्रोडक्ट में वो अच्छी है, वाई प्रोडक्ट में वो अच्छी नहीं है, तो वो एक्स प्रोडक्ट को अपनी यहाँ ज़्यादा बनाएगी और वाई प्रोडक्ट वो किसी और से लेने की सोचेगी। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये दी थी हमारी एडम स्मिथ ने। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बताइए इसमें से कौन सा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में कंसिडर नहीं होता है? IMF, IBRD, ADB या फिर IFRS। अगर इन सब की फुल फॉर्म भी पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जल्दी से, नहीं तो लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो IFRS इसके अंदर कंसिडर नहीं होती। IMF इसके अंदर कंसिडर होती है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IBRD ये जो होती है हमें शॉर्ट टर्म फंड देती है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये हमें लॉन्ग टर्म फंड देती है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये डेवलपमेंट के लिए हमें फ़ंड प्रोवाइड करती है। जबकि IFRS जो है ये हमें स्टैंडर्ड्स देते हैं, हमारे अकाउंटिंग को किस तरह से हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से हमें सारे मेथड्स किस तरह से फॉलो करने हैं, ये हमें बताया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज़ यूज्ड। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट जो है वो कौन यूज़ करता है? डोमेस्टिक ट्रेड, लोकल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट कौन यूज़ करता है? देखिए, ये जो ड्राफ्ट है वो यूज़ किया जाता है फॉरेन ट्रेड के द्वारा। ऑप्शन 3 हम पे हमारा राइट आंसर है। जब भी उसको लगता है कि उसको कुछ भी अमाउंट पे करना है तो इसके थ्रू वो फॉरेन बैंक ड्राफ्ट को इशू करता है, जिससे कि जो कंपनीज़ हैं वो ईज़िली अपनी अदर कंट्रीज़ के साथ डीलिंग कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। क्या होगा? द टाइम पीरियड ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। 2004 से 2005, 2004 से 2009, 2004 से 7 या फिर 2004 से 2010। देखिए, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के टाइम पीरियड की बात की जाती है तो वो है हमारा 2004 से 2009। और अगर इस पॉलिसी को अनाउंस करने की बात करें तो ये अनाउंस हुई थी हमारी अगस्त 2004 में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज़ क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लोज। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मॉरिशस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा FDI इनफ्लोज होता है वो इस कंट्री के साथ होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। स्टैटिक क्वेश्चन है, अगेन आपको इस तरह के क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कस्टम ड्यूटी इज़ लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द गुड्स इट इज़ कॉल्ड।
रेवेन्यू ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी या फिर एड वैलोरम ड्यूटी। देखिए हमारी जो कस्टम ड्यूटी है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर चार्ज की जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिस पूछा गया है वो है वेट ऑफ द गुड्स। तो आंसर करिए, जब भी हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं गुड्स के वेट पर, तो वहाँ पर वो क्या कही जाती है? इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, जब हम वेट के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कस्टम ड्यूटी तो वो हमारी स्पेसिफिक ड्यूटी कही जाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एमआरटीपी एक्ट केम इनटू फोर्स। अब एमआरटीपी एक्ट कब आया था? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी एडिशनल नॉलेज के पर्पज़ से, तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। देखो 1969, 1970, 1971 एंड 1972। देखिए याद रखिए यहाँ पे केम इनटू फोर्स पूछा गया, जरूरी नहीं है एक्ट जब आया तभी वो फोर्स में आया हो सकता है तभी आया हो या उसके नेक्स्ट ईयर। तो ये जो एक्ट है, एक्ट तो 1969 है लेकिन लागू हुआ था हमारा 1970 में। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स? बताइए। To increase the intrinsic value of the money, to reduce the prices within the country, internal devaluation of currency, to provide loans at low rate of interest for exports। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो जब भी हम इंसेंटिव की बात करते हैं तो ये हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे विद इन कंट्री उन प्राइस को रिड्यूस कर देता है, इंटरनेशनल डिवैल्यूशन हो जाता है करेंसी का, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स के लिए अगर हमें कोई लोन चाहिए होता है तो वहाँ पे जो उसकी इंटरेस्ट होती है उसकी इंटरेस्ट को भी ये लो करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, द लेटर ऑफ क्रेडिट सेंट फ्रॉम। अब लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा सेंड किया जाता है? एक्सपोर्टर के द्वारा, इम्पोर्टर, परचेजिंग एजेंट या फिर बैंक? लेटर ऑफ क्रेडिट तो आपने सुना होगा, किसके द्वारा ये किया जाता है? आंसर करिए। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा भेजा जाता है इम्पोर्टर के द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जब कभी भी फॉरेन ट्रेड की बात की जाती है तो वहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टर होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है एक्सपोर्टर के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ये लिखा होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इम्पोर्टर के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन इम्पोर्टर खुद ना भेज के इम्पोर्टर का बैंक भेजता है एक्सपोर्टर के बैंक को। ठीक है, और इसके अंदर ये डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डेट पर उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 टू 14 अनाउंस्ड, ये कब की गई थी? मार्च 2009 में, अप्रैल 2008, अगस्त 2009 या फिर अक्टूबर 2009? देखिए ये पॉलिसी हमारी अगस्त 2009 में इशू की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, what is the policy called in international trade under which we import from the same country which imports from us in return? Multilateral import, bilateral trade, counter trade, none of these?
क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एक्सपोर्टर हैज़ टू फिल इन द शिपिंग बिल सिंगली, इन डुप्लीकेट, इन ट्रिप्लीकेट, इन क्वाड्रुप्लीकेट। बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जो एक्सपोर्टर है वो शिपिंग बिल के द्वारा जो फिल की जाती हैं कॉपीज़, वो यहाँ पे 3 कॉपीज़ प्रिपेयर की जाती हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। एक एक होता है इंडेंट, एक होता है शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, पोस्टल रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, शिपरेक, LIC पॉलिसी एंड एक्सपोर्टर इनवॉइस। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसमें शिपिंग बिल जो है उसकी 3 कॉपीज़ प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट गुड्स? फर्स्ट है एक्सचेंज बैंक, स्टेट बैंक, एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? इम्पोर्ट गुड्स के लिए बताइए कौन एक्सचेंज करता है यहाँ पे? ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं। देखिए, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो इनके लिए सैंक्शन किए जाते हैं फंड, वो किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। राइट टू वोट फॉर मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। अब बताइए, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वोटिंग का जो राइट होता है मेंबर के लिए, वो किस तरह से होता है? The number of shares purchased by them, the ratio of the capital employed by them, equal voting rights, या फिर in proportion to the total amount supplied। बताइए क्या होगा राइट आंसर? आंसर करिए। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो वोटिंग राइट होते हैं वो होते हैं इक्वल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वीकर सेक्शन। अब मोस्ट सुइटेबल फॉर्म बताने हैं आपको यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर जॉइंट कैपिटल कंपनी। बताइए। क्या होगा? देखिए, यहाँ पे वीकर सेक्शन की बात की गई है, और जहाँ भी वीकर सेक्शन की बात होगी वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यही होता है, जहाँ कहीं भी वीकर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें वो अपनी हेल्प के साथ साथ अदर लोगों की हेल्प के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, यानी कि वो सब मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सर्व, मेकिंग प्रॉफिट, सेलिंग गुड क्वालिटी गुड्स, या फिर यूजिंग गवर्नमेंट एड। बताइए। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है साथ में मिलकर काम करना विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस, यानी कि एक दूसरे को मदद करने के लिए साथ मिलकर काम करना। तो टू सर्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही होता है, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ठीक है, तो इस बेसिस पर, इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टू सर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कमिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड। कमिटीज़ जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? फॉर अ पर्पस विच इज़ टेम्पररी इन नेचर, फॉर अ पर्पस विच इज़ परमानेंट इन नेचर, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए।
कमिटीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्यों बनाई जाती है। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है वो ज़रूरी नहीं है परमानेंट हो या ज़रूरी नहीं है टेम्परेरी हो, वो दोनों बेसिस पर बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेरी, तो टेम्परेरी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर बनाई जाती हैं, जिसके ऑब्जेक्ट होने के कंप्लीट होने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि परमानेंट बेसिस पर बनाई गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो कमिटी है वो यहाँ पे मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन कमिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2, 7, 10 या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंडिया में जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 10 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all for all for each and each for all statement is applicable to कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रीवियस पेपर से लिए हैं, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि बेसिक क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए जॉइंट इंटू फैमिली और कोऑपरेटिव दोनों ही आज मैंने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें यहाँ पर बताना है बेसिक आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड। बताइए, क्या होगा, बेसिक आइडिया क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पावर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वी कैन ऑर्गेनाइज एंड फेस द कॉम्पिटिशन वेल, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा, बेसिक आइडिया होता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो किसके द्वारा सेटअप किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मेंबर्स। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर की बात की जा रही है। यहाँ पर आप इसकी जगह, सेंट्रल की जगह यहाँ पे आप कंज्यूमर्स कर लीजिए। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको सेटअप किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के द्वारा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसका एक रजिस्ट्रार होता है जिसके थ्रू ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रन करती हैं, इसकी पूरी अथॉरिटी उसके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं लगता। ऑप्शन है टू एलिमिनेट मिडिल मैन, टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रमोट म्यूचुअल इंटरेस्ट, टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर्स। बताइए, आपको पता ही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये जो फॉर्म होती है वो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के बेसिस पर यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। इसका काम होता है कि एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को ऊपर उठने के लिए बढ़ावा देना। तो इसमें प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती है, तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is not the basic principle of cooperation।
बताइए इसमें से कौन सा आपको कॉपरेशन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं लगता है। 1 मेंबर 1 वोट, ऑल फॉर 1 एंड 1 फॉर ऑल, 1 शेयर 1 वोट, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1 शेयर 1 वोट। ये इसका यहाँ पर ये इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट की बात की जा रही है, 1 फॉर ऑल फॉर 1 एंड 1 फॉर ऑल की बात की जा रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी शेयर की बात नहीं की जा रही है कि एक शेयर है तो एक वोट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब बिजनेस वेयर ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम पार्टनर्स। अब आपको बताना है वो बिजनेस बताइए जिसमें केवल मेल मेंबर्स को ही उसका मेल मेंबर जो है वही उसका पार्टनर बनता है। लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव फॉर ऑल बिजनेस, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 2, जो मेल मेंबर होता है हिंदू फैमिली के अंदर वही इसका पार्टनर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिलीज। अब आप कर्ता तो समझते होंगे, कर्ता क्या होता है। कर्ता होता है हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो कर्ता की लाइबिलिटी बतानी है आपको। टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली, अनलिमिटेड। टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द फैमिली, टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए जो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर वो उसकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड से मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो फैमिली में जितने ही मेंबर्स हैं उन सब के बिहाफ पर वो लायबल होता है, और उसका कंट्रोल पूरे बिजनेस पर होता है, लेकिन पूरी लाइबिलिटी उसी के ऊपर होगी, और वहाँ पर उसकी पर्सनल असेट्स भी यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुज मैनेजर इज कॉल्ड कर्ता। अब आपको बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके मैनेजर को कर्ता के नाम से जानते हैं। ईजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं पब्लिक कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप सबको पता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता कहलाता है, वही सारे बिजनेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर गवर्नड बाय मिताक्षरा स्कूल, दयाभाग स्कूल, बोथ लीनियरली डिसेंडेड स्कूल। क्या लगता है। देखिए जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इस ये जो भी रन किया जाता है ये बिजनेस, ये 2 जगह से रन किया जाता है। 2 भाग में इसको बांटा गया है इस सिस्टम को। एक होता है मिताक्षरा स्कूल, दूसरा होता है दयाभाग स्कूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोथ। अब इतना याद रखिए जो दयाभाग स्कूल है वो एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल में, और जो मिताक्षरा होता है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो याद कर लीजिए, दया भाग इंडिया में है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, और मिताक्षरा सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज। अगेन वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आया है, ऑप्शंस अलग हैं। लिमिटेड टू ही इंटरेस्ट द जॉइंट हिंदू फैमिली, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, लिमिटेड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द फैम मेंबर्स। बताइए क्या हो जाएगा आंसर।
राइट आंसर हो जाएगा 2 अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है, सारे जितने मेंबर्स होते हैं मेल ऑफ द फैमिली वो इसमें साथ मिलके काम करते हैं। इस बिजनेस के अंदर ये जो बिज़नेस चलता है वो हिंदू लॉ से चलता है, और इसमें जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ता होता है बिज़नेस का, वो फैमिली मैनेज करता है, कंट्रोल करता है इस बिज़नेस को, और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उससे कम उम्र का होगा फैमिली में उसको बनाया जाता है कर्ता। ठीक है, यानी ये एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्ता बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। अब मैक्सिमम नंबर की बात की गई है, 10, 20, 50 या फिर नॉट प्रेस्क्राइब्ड। बताइए। बताइए, मैक्सिमम की बात की गई है तो मैक्सिमम के लिए कोई भी यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉट प्रेस्क्राइब्ड। आपने मिनिमम तो सुन लिया, लेकिन मैक्सिमम के लिए यहाँ भी कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, फैमिली की। ठीक है, अब हम नहीं कह सकते ना कि किसी फैमिली में कितने लोग हैं या किस फैमिली में कितने हैं। हो सकता है किसी फैमिली में 7 ही मेल मेंबर हों, या फिर किसी फैमिली में 5 ही मेल मेंबर हों, या किसी में 15 मेल मेंबर हों। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, और जो एज में सबसे बड़ा होगा वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है बिजनेस जो रन करेगी उसमें वो उसका कर्ता या उसका हेड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद उससे जो छोटा होगा वो उसको उस बिजनेस का कर्ता बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह से सारी डीलिंग चलती है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज द फंक्शन ऑफ। अब आपको बताना है जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये फंक्शन किसका है, कॉमर्स का, इंडस्ट्री का, बिजनेस का या फिर ट्रेड का। बताइए आंसर। कन्वर्जन की बात की जा रही है, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो ये हमारा किया जाता है इंडस्ट्री में। कॉमर्स में तो हम यहाँ पे हम सेलिंग की और साथ ही साथ हम अदर फैसिलिटीज़ की भी बात करते हैं। बिजनेस के अंदर हम गुड्स और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको हम सेल आउट करने की बात करते हैं। ट्रेड के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेड हमारा एक बड़ा टॉपिक है। जबकि यहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे कि आपने देखा होगा कार के अंदर कार इंडस्ट्री होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या होता है जो हम रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में एक पूरा प्रोडक्ट हमारा बनकर आता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंडिया में कब लागू किया गया था, 1956, 1976, 1982 एंड 1986। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1986। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी आप याद रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव था जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं, यानी एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को हमें और भी सही तरीके से इम्प्रूव करना। ठीक है, उसके लिए ये काम करता है। साथ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो इसका चार्ज लेती हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, अपने एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूशन है उससे प्रिवेंट करने में बहुत सारे चीज़ें हैं उनको लागू करने के लिए कंपल्शन करती हैं। इसके साथ ही साथ ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हुआ था हमारा आर्टिकल 253 के अंदर इसको लाया गया था। तो और ये जो अगर हम बात करें एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था, या एक्ट ये लाना क्यों ज़रूरी हो गया, तो सबसे पहले वहाँ उस समय एक केस हुआ था, आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। अब आपको बताना है जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी, 1957, 2004, 1947 या फिर 1948 में। इंडिपेंडेंस इंडिया की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिसी की बात की जा रही है वो की जा रही है, अनाउंस हुई थी 1948 में। और अगर डेट भी आपसे पूछी जाए तो इसको भी नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल 1948 को ये पॉलिसी लाई गई थी। और इस पॉलिसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट में थी बेसिक स्ट्रेटजी लाई गई थी, जैसे बेसिक स्ट्रेटजी वाली स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री थी इसमें, जैसे कि आर्म्स हो गई, वेपन्स हो गई, न्यूक्लियर पावर, रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। सेकंड जो पार्ट था, यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर वो वाली इंडस्ट्री रखी गई जिसके अंदर कोल, आयरन और शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मिनरल की बात की जाती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें 18 प्राइवेट सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। और अगर हम फोर्थ सेक्टर की बात करें या फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में इंक्लूड नहीं थी वो हमारी फोर्थ में इंक्लूड की गई थी। तो इस तरह से 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिफ्र, BIFR, इसको बिफ्र भी बोलते हैं। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश कमेटी। तो आपको बताना है ये जो बिफ्र जो है किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ, गोस्वामी कमेटी, मनमोहन सिंह कमेटी, रंगराजन कमेटी या फिर तिवारी कमेटी, बताइए बिफ्र को कब इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए बिफ्र की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इसकी है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बिफ्र की फुल फॉर्म है। और अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था ये जनवरी 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टी तिवारी कमेटी के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये बिफ्र जो है ये जो भी अगर हम बात करें जो भी वीकर सेक्टर होते हैं या वीकर इंडस्ट्री होती है उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट एनवायरनमेंट इशू, कस्टमर एनालिसिस, मार्केट इंटरमीडियरी एनालिसिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनालिसिस या फिर कंपटीशन एनालिसिस, बताइए। मार्केट एनवायरनमेंट इशू इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, नोट दिया हुआ है। देखिए मार्केट एनवायरनमेंट को पहले समझिए। मार्केट एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि मार्केट से रिलेटेड फैक्टर के द्वारा जो बनता है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सारे मार्केट फैक्टर्स में कंसिडर किए जाते हैं और ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनालिसिस की बात की जाए तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें से कौन सा हमारा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, आपको ये बताना है। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट, हेल्थ एंड प्रोडक्ट रेस्टोरेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज या फिर एड वैलोरम ड्यूटीज, बताइए। कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 एड वैलोरम ड्यूटीज़। एड वैलोरम ड्यूटी हमारा नॉन टैरिफ बैरियर है और ऑल अदर ड्यूटीज़ जो हैं जो कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं हैं वो हमारी नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आती हैं वो इसके अंदर हमारी कंसिडर की जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साउंड पॉल्यूशन अराइजेज व्हेन साउंड वेव एक्सीड्स। साउंड पॉल्यूशन हमारा कब हम बोलेंगे कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, जब हमारी साउंड वेव की जो माप है वो उससे ऊपर जाएगी, यानी कि जो एक्सीड करेगी। अब आपको बताना है कितना, 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी अप टू 80 डेसिबल होती है, ठीक है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन हमारा अगर अबव 85 डेसिबल है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्राइस पॉलिसीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है तो इकोनॉमिक वर्ड में आप समझिए, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात नहीं की जा रही है। सेविंग्स में मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अगेन मॉनेटरी एस्पेक्ट है, प्राइस पॉलिसीज़ में अगेन मॉनेटरी एस्पेक्ट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू रैशनलाइजेशन इन द बिगनिंग अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, देयर इज रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कर्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। रैशनलाइजेशन के कारण क्या शुरू हो जाता है? क्या होगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि रैशनलाइजेशन में हम ज़्यादातर मशीनरी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ये हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ज़्यादा फोकस करेंगे मशीनरी पर तो हमारा एम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, बताइए इसमें से कौन सा हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर पब्लिक। क्या होगा? देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है और जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा वो हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में नहीं आता है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें आते हैं हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बायर, सेलर और पब्लिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो यही थे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, लेकिन ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।